हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रिवीजन में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और खूब मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने ना यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आज पोषण और स्वास्थ्य के सेकंड यूनिट के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि दीदी प्लीज़ आप मुझे पोषण और स्वास्थ्य के नोट्स दे दीजिए सेकंड यूनिट के। तो मैंने वो वहाँ पे दे दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आगे इस क्लिप में है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे स्वास्थ्य और पोषण और स्वास्थ्य के नोट्स हैं, कंटिन्यू। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। किशोरावस्था, गर्भधारण, गर्भावस्था, धात्री माता, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क। अब ये इसके बाद या ना ये उप विषय हैं। इसके मेन जो सब्जेक्ट है वो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है, और उसके उप विषय हैं ये 6। और अब इसमें देखेंगे मनुष्य की विभिन्न अवस्थाएं। तो मनुष्य की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं वो गर्भावस्था, मतलब पूरी की पूरी 10 होती हैं। पहली जो होती है वो गर्भावस्था होती है, गर्भधारण से जन्म तक। फिर शैशवावस्था होती है, जन्म से 1 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था होती है 1 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है 21 से 34 वर्ष। मध्य प्रौढ़ावस्था होती है 35 से 39 वर्ष। उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है 50 से 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक ही होती है। वृद्धावस्था 65-75 से आगे होती है। पहला हम इसमें देखेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है, गर्भधारण से जन्म तक की जो अवधि होती है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं, जो गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। पहली अवस्था होती है बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था। और ये जो होती है वो 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इसमें बालक की आकृति जो होती है अंडानुमा होती है। इसे युक्ता या जाइगोट कहा जाता है। दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था या भ्रूणीय या पिंडावस्था होती है। यह 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। इस अवस्था में शिशु का श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। यह अवस्था 2 माह से 9 माह तक चलती है, जो सामान्यतः 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह की होती है। इस अवस्था में शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार, माता पिता की आयु, स्त्री द्वारा शराब तंबाकू का सेवन करना। अब आते हैं शैशवावस्था जो रहती है वो पहली अवस्था। शैशवावस्था जो रहती है वो जन्म से 12 माह के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य कैसा रहता है वो इसमें बताया गया है। तो फिर विशेषताएं होंगी इसमें, यह तेज़ी से वृद्धि करने वाली अवस्था है। वजन 6 माह में दुगना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। इसकी जो लंबाई है जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर और 1 वर्ष तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। इस अवस्था में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है और इस अवस्था को प्रथम 6 वर्षों में वह बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था के 12 वर्षों के बराबर ज्ञान सीख लेता है। पोषण जो रहता है, पोषण जो शैशवावस्था में बच्चे का वजन और लंबाई जो होती है वो आयु के अनुसार बालक और बालिकाओं में अलग अलग होती है। वजन को हम किलोग्राम में लेंगे, ऊंचाई को सेंटीमीटर में लेंगे। तो जन्म के समय 3.3 होता है वजन और 50.5 जो रहता है वो बालक की वजन और ऊंचाई रहती है। और बालिका में ये 3.2 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 49.9 होती है। 3 माह में जो बालक है उसका वजन 6.0 होता है और ऊंचाई जो होती है 61.1 सेंटीमीटर होती है। इसमें बालिका का 5.4 और ऊंचाई जो रहती है 60.2 रहती है। 6 माह में 7.8 वजन होता है, 67.8 ऊंचाई होती है। 7.2 बालिका में वजन होता है और 66.6 ऊंचाई रहती है। 9 माह में 9.2 वजन रहता है बालक का और 72.3 बालक का जो ऊंचाई होती है वो होती है। बालिका की जो रहती है 88.6 और 71.1
सेंटीमीटर की ऊंचाई रहती है। 1 वर्ष में वजन रहता है 10.2 बालक का और ऊंचाई रहती है 76.1 और वजन रहता है बालिका का 99.5 और ऊंचाई रहती है 75. फिर आता है शिशुओं में पोषक तत्वों की शिशुओं में जो पोषक तत्व हैं उनकी अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये ICMR द्वारा अनुशंसित की गई है, वही बता रहे हैं। मोस्ट IMP चार्ट है, इसे अच्छे से देखिएगा। जो पोषक तत्व मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, तो उसी में ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, ये कितना होना चाहिए जन्म से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए आप और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नवजात शिशु के स्तनपान क्यों करवाना चाहिए, उसका क्या लाभ होता है। तो प्रथम 2-3 दिन तक जो कोलेस्ट्रम, जो माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसे शिशु को पिलाने से प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है मजबूत होता है। प्रथम 6 माह शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि शिशु का स्वास्थ्य, हड्डियाँ मजबूत और प्रतिरक्षी तंत्र भी मजबूत बना रहे। अब आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो रहती है उसमें संतुलित आहार विद्यालय में पूर्व बच्चे के लिए किस तरीके से दिया जाता है वो बताया गया। तो विद्यालय पूर्व सक्रिय बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। उनकी इस आवश्यकता को कैलोरी मान के अनुसार संतुलित आहार से पूर्ण की जानी चाहिए। तो विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार ये दिया गया है कि उन्हें कितने अनाज देना चाहिए। अनाज, दालें, दूध, फल, सब्जियां, जड़ें, कंद, हरी पत्ती वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, चीनी कितनी मात्रा में होना चाहिए 1 से 3 वर्ष के बच्चों में और 4 से 6 वर्ष के बच्चों में, ये देख लीजिए यहाँ पे दी हुई है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा और उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा। ये जो है ICMR द्वारा निर्धारित हुई है। तो वही है पोषक तत्वों में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन C, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 कितना होना चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसे आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय पूर्व बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए। विद्यालय पूर्व बच्चों की मूलभूत पोषण अवस्थाएं उम्र, कद, उसके वजन और स्वास्थ्य स्थिति तथा उनकी सक्रियता स्तर के अनुसार अलग अलग होती है, जिसका एक मानक स्तर निम्न प्रकार है। 1 से 6 वर्ष का वजन और लंबाई कितनी होना चाहिए बालक और बालिकाओं की, और वजन और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे सामने दी हुई है 1 से 6 वर्ष के बच्चों की। तो ये चार्ट है, आप लोग इसे पॉज करके देख लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ 1 से 5 वर्ष के बच्चों के सामान्य वृद्धि चार्ट जो होते हैं वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई और वजन के हिसाब से ये चार्ट बनाया गया है। उम्र जो है 1 से 5 वर्ष के लिए, तो मतलब बच्चों का किस तरीके से वजन, आयु बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वही चीज़ें बताई गई है। फिर उत्तर बाल्यावस्था आएगी। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष के लिए आती है। विद्यालय जाने वाले 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनका पोषण एवं स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय जाने वाले बच्चे शारीरिक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं। संचारी रोगों से अब बच्चा ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है क्योंकि इस अवस्था तक वह काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। विशेषताएं, इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि किशोरावस्था के पहले की अवस्था होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे समूह, दल या टोली की आयु भी कहा जाता है। इसमें भाषा विकास तीव्र गति से होता है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो वजन और लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फिर आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष की होती है। अवधि होती है 13 से 18 वर्ष। विशेषताएं होती हैं, इसे तूफान व उलझन की
अवस्था भी कहा जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास बहुत तीव्र होता है। इस अवस्था में यौन अंगों का विकास तीव्र होता है। इसे क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था में बच्चे का वजन एवं लंबाई जो रहती है वो कितनी होना चाहिए? 13 से लेकर 18 वर्ष में। ये देख लीजिए, ये चार्ट मैंने दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें लगता है कि यहीं से आएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। फिर आता है पोषण, बच्चों के क्रियात्मक विकास की उपलब्धियाँ। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है कि किस उम्र में बच्चा कहाँ से क्या करता है, कौन सी आयु में वो सिर उठाना शुरू करता है और किस तरीके का उसका स्वरूप होता है, किस तरीके से मतलब उसमें बदलाव आते हैं। तो जन्म से 3 माह में क्या करता है वो, तो सिर को उठाना और उठाए रखना। फिर नवजात जो रहता है सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकते हैं। 1 माह में वे अपना सिर उठा सकते हैं। 2 माह में वे पेट के बल लेटे हुए अपनी छाती को ऊपर उठा सकते हैं, अधोमुख स्थिति में होते हैं। 3 माह में जो होता है शिशु अपना सिर उठाकर टिकना शुरू कर देता है। यह उस विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि शिशु ऐसा 6 माह की आयु तक करने में असमर्थ रहता है तो यह दर्शाता है कि विकास में विलंब हो रहा है। फिर 4 से 6 माह तक वह पीठ से पेट के बल तथा पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है। फिर 6 से 8 माह में वह किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से अथवा सहारा देने वाली पट्टी के सहयोग से बैठ सकता है, बिना सहायता के भी बैठ सकता है। 8 से 9 माह में रेंगना मतलब घुटने के बल चलना। यद्यपि कुछ बच्चे रेंगते नहीं हैं तथा बैठना सीख जाते हैं और बैठना सीखने के पश्चात सीधे ही खड़ा होना सीख लेते हैं। किसी चीज़ को पकड़कर वो खड़े हो सकते हैं। फिर 10 से 11 माह में बैठने की स्थिति में उठकर खड़ा हो सकते हैं। थोड़े से समय के लिए अपने आप हाथ से खड़े होकर स्वतंत्र रह सकते हैं। 12 से 18 में चलना भागना जैसे उसका संतुलन बनता है, वह 2 वर्ष की आयु तक बिना गिरे अधिक समन्वित रूप से भागने में समर्थ हो सकता है। 18 से 24 माह में किसी का हाथ पकड़कर दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता है। 2 वर्ष में वो उल्टा फिसलकर खिसकना, सीढ़ी पर चढ़ना, किसी कम ऊंचाई वाले चबूतरे से दोनों पैरों के सहारे नीचे छलांग लगाना ये करता है। 3 वर्ष में एक पैर पर संतुलन करता है। बड़ी गेंद को ठोकर मारना, गेंद फेंकना और पकड़ना उसे आ जाता है। 3 वर्ष से 4 वर्ष में एक वयस्कों की भांति एक पैर रखकर किसी सहारे को पकड़कर सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। फिर 5 वर्ष में उछल कूद करना तथा 2 पहिया साइकिल को पैडल मारकर चलाना। 6 वर्ष में भली भांति समन्वित ढंग से कूदना, छलांग लगाना व चढ़ना। 7 वर्ष में संतुलन बनाना, 2 पहिए साइकिल पर पैडल मार के चलाना। और 8 से 10 वर्ष में संतुलन, समन्वय तथा शक्ति आ जाती है, जो विभिन्न खेलों का तथा जिम्नास्टिक में बच्चों को प्रतिभागिता हेतु सक्षम बनाती है। तो आज के टॉपिक में यही है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।